आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आईएससीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बाल विकास और मनोविज्ञान से। इसमें समावेशी शिक्षा का भी क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखिए। आइए, प्रश्न नंबर 1 है, थॉर्नडाइक के प्रयोग। जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था वह प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट का संशोधित रूप, जिसे उन्होंने 1930 के बाद प्रस्तुत किया, किस पर बल देता है? तो केवल शब्द तो कट जाएगा। पुरस्कार अधिगम को पुख्ता करता है, लेकिन दंड का प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो इस पर देता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी पर। आइए, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। क्षेत्र सिद्धांत में लेविन ने लाइफ स्पेस, जीवन विस्तार को किस रूप में परिभाषित किया? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, केवल वाला तो कट जाएगा, व्यक्ति और उनका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक ना। देखिए, कूट लेविन के अनुसार जो बी होता है, बी बराबर एफ, ठीक ना, बी से व्यवहार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। स्किनर की अनुसूची में सबसे प्रभावी अनुसूची कौन मानी जाती है? तो देखिए, जो सबसे प्रभावी मानी जाती है चर अनुपात। कौन सा? चर अनुपात, ठीक ना, वेरिएबल रेशियो। इसमें क्या होता है, जुआ या लॉटरी की तरह इसमें यह पता नहीं होता है कि कब पुरस्कार मिलेगा, ठीक ना, इसलिए प्रतिक्रिया की जो दर होती है सबसे अधिक और अस्थायी होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पियाजे के अनुसार समीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, जो पियाजे है ना, ये समीकरण की जो प्रक्रिया बताया है, आत्मसातीकरण और आवास के बीच संतुलन। तो यही वाला ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है, ठीक ना। आइए, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वाइगोस्की के जेडपीडी में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? जो देखिए, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहायता देना, जो बच्चों के स्वतंत्र होने पर हटा ली जाती है, ठीक ना। आइए, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। बंडूरा के सामाजिक अधिगम में पारस्परिक निर्धारणवाद क्या है? तो व्यक्ति, व्यवहार और वातावरण एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, पहले वह क्रियात्मक की बात करते हैं, फिर दृश्यात्मक की, और फिर प्रतीकात्मक की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। गहने की अधिगम सोपानिकी में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो देखिए, समस्या का समाधान सबसे उच्चतम स्तर माना गया है गहने के अधिगम जो सोपानिकी है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्या समाधान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। आइए, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। गुथरी के समीपता का सिद्धांत के अनुसार सीखना क्या है? बताइए क्या है? एकल प्रयास अधिगम में ये विश्वास रखते हैं, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक ही बार में संबंध बनाना, यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां है, चामस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता लैड के कारण होती है। लैड का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, जो लैड का पूर्ण रूप होता है वह लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में वह
बुद्धि जो दूसरों की इच्छाओं और मंशाओं को समझने से संबंधित है उसे क्या बोलेंगे? तो इसको जो बोलेंगे अंतर व्यक्तित्व। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत का कौन सा भाग अनुभवजन्य बुद्धि कहलाता है? तो देखिए जो सृजनात्मक है वही जो कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो देखिए इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, 5 काले और काले सफ़ेद और 2 काले लाल और 3 बहुरंगी। ठीक ना, कुल 10 होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। मुर्रे के प्रासंगिक अंतर्बोधन परीक्षण में व्यक्तित्व मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए जो किया जाता है चित्रों के माध्यम से कहानी सुनाने के लिए बुनाना, यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए ये जो दिए थे फिलिप वर्नर ने। कौन? फिलिप वर्नर ने। ठीक ना, बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। व्यक्तित्व के बिग 5 मॉडल में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए कौन शामिल नहीं है? ये 4 मॉडल दिए, ठीक है, 4। तो आत्मसम्मान जो है ये बात इसमें सही नहीं है। बहिर्मुखता होता है, सहमतशीलता होता है, अंतर्विवेकशीलता होता है, स्नायु विकृत होती है और खुलापन होता है। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में वर्तमान में कुल कितने कारक हैं? तो देखिए कुल वर्तमान में 180 कारक है। कितने हैं? 180। प्रश्न नंबर 18 है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कक्षा की व्यावहारिक समस्याओं का त्वरित समाधान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का सही क्रम क्या है? तो देखिए जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 20 और लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज। सृजनात्मकता के 4P मॉडल में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए जो 4P मॉडल है उसमें शक्ति शामिल नहीं है। ठीक ना, तो देखिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? तो ये जो है पढ़ने या पठन विकार से। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब कल हम लेकर आएंगे पूरा अगला कोई टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।